हौसलों से मिलता है सफलता का मुकाम। आसान नहीं है इस दुनिया में कमाना नाम। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है 5 जनवरी 2023। आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, अभी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले आप सभी से मेरी गुजारिश रहेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कल की क्लास का लिंक दिया हुआ है। इसी चैनल के माध्यम से कल शाम को पहली मैथ की क्लास हुई थी, तो जिसने भी नहीं देखी है जा करके उस क्लास को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी करंट अफेयर की क्लास है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बीच में अन्य डिस्कशन नहीं होता है, पॉइंट टू पॉइंट बात होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। आज की पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। न्यूज़ है प्रवासी भारतीय दिवस से। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के लिए सरकार ने किया है 27 प्रवासी भारतीयों को नामित। तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 17वां संस्करण, जैसा कि पूर्व निर्धारित है, मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 के दौरान आयोजित किया जाएगा। पुरस्कार राष्ट्रपति साहब प्रदान करेंगे। प्राप्तकर्ताओं को उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली जूरी सह पुरस्कार समिति द्वारा चुना गया था। किन किन को पुरस्कार दिया जाएगा? तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, डीएसबी ग्रुप के सीईओ पीयूष गुप्ता 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 27 प्राप्तकर्ताओं में शामिल है। आशा करता हूं आपको न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस न्यूज़ का। तो न्यूज़ क्या है, एक बार फिर से एक एक पॉइंट देख लीजिए। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के लिए सरकार ने 27 प्रवासी भारतीयों को नामित किया है, जो कि 8 से 10 जनवरी तक मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें संस्करण के रूप में आयोजित किया जाएगा। पहली न्यूज़ क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड बात आई है। आपको पता होना चाहिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस लौटे थे। इसी की याद में इस दिन को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय कौन होते हैं? तो प्रवासी भारतीय वे वो होते हैं जो भारत से जाकर के दूसरे देश में रहते हैं। याद रखिएगा। अगर कुछ इम्पॉर्टेंट डे की बात करें, क्योंकि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड कुछ बात आई है, तो अभी उस इम्पॉर्टेंट डे की भी बात कर लेते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस की। तो 9 जनवरी को मनाते हैं। अब प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार हर साल प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनिवासी भारतीयों, भारतीय मूल के व्यक्तियों या उनके द्वारा स्थापित और संचालित संगठनों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली जूरी सह पुरस्कार समिति इसके लिए व्यक्तियों का चयन करती है। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे, क्योंकि जनवरी का महीना चल रहा है और जनवरी के महीने में कई सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, 1 जनवरी को तो न्यू ईयर डे मनाते हैं। इसके अलावा ग्लोबल फैमिली डे मनाते हैं। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं, क्योंकि ब्रेल लिपि कल मनाया गया था वर्ल्ड ब्रेल डे। यानी ब्रेल लिपि जो कि ऐसे लोगों की लिपि होती है जो अंधे लोग होते हैं, जिनको दिखाई नहीं पड़ता है, उनके पढ़ने के लिए लुई ब्रेल नामक वैज्ञानिक ने इस लिपि को तैयार किया था। 4 जनवरी को यानी कल हम लोगों ने इसे मनाया भी था। 6 जनवरी को वर्ल्ड वार ऑर्फन डे मनाएंगे। 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे मनाएंगे। 9 जनवरी, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, एनआरआई डे यानी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। अब यहाँ पर वर्ल्ड हिंदी डे की बात हुई है, तो कमेंट कॉलम में आप लोग जल्दी से बता दीजिए नेशनल हिंदी डे किस दिन मनाया जाता है। फिर है 11 जनवरी, जब मनाया जाता है नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। इसके अलावा नेशनल रोड सेफ्टी वीक भी 11 जनवरी को ही स्टार्ट होता है। डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री भी 11 जनवरी को मनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे, आपको पता होना चाहिए। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाते हैं। 12 जनवरी ये वही दिन है जब विवेकानंद स्टडी सेंटर पर आकर के आप विवेक दिवस मना सकते हैं। तो आप सभी आमंत्रित भी हैं, जिनका आमंत्रण मैं 1 तारीख से लगातार दे रहा हूँ। 14 जनवरी को मकर संक्रांति यानी लोहड़ी डे, पोंगल इसके रूप में मनाते हैं। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। अब यहाँ पर इंडियन आर्मी की बात आई है तो कमेंट कॉलम को जल्दी से अपने आंसर से भर दीजिए कि नेवी डे और एयरफोर्स डे कब मनाते हैं।
बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। 18 जनवरी को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे यानी पोलियो डे के रूप में मनाते हैं। 23 जनवरी को पहली बार मनाया गया था नेशनल पराक्रम डे यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। उसके बाद 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे और नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी को आप सभी जानते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल कस्टम्स डे, 2 डे मनाते हैं। 27 जनवरी को इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे मनाते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन मनाते हैं। 28 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। इसके अलावा डाटा प्रोटेक्शन डे मनाते हैं। 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी एजुकेशन डे। इसके अलावा महात्मा गांधी का मार्चिडम डे यानी मार्चियर्स डे के रूप में मनाते हैं। उम्मीद करता हूं पहली न्यूज़ और मेरे द्वारा बताए गए ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर ढेर सारी स्टैटिक जीके की मैंने बात करी है, ये उम्मीद करते हुए कि आपको पसंद आई होगी। हम लोग बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। आज की अगली न्यूज़ है अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम बदलकर किया जाएगा अक्षरधाम एक्सप्रेस। तो अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। यह निर्णय प्रमुख स्वामी महाराज के सम्मान में लिया गया, जो BAPS स्वामीनारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु हैं। यह घोषणा BAPS स्वामीनारायण संप्रदाय के महीने भर चलने वाले प्रमुख स्वामी शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में करी गई है। तो याद रखना है आपको कि अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस किया जाएगा। क्या आप जानते हैं अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर करिए। अब बात मंदिर की ही चलिए, तो क्या आप जानते हैं भारत के 4 धाम कहाँ हैं? यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। चलिए मैं ही बताता हूँ, ये चारों के चारों उत्तराखंड में पड़ते हैं। इसके अलावा आपको पता है क्या हिडिंबा टेम्पल कहाँ पर पड़ता है? हिडिंबा टेम्पल बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है, ठीक है। जल्दी से कमेंट कॉलम में अपने अपने आंसर दीजिए। यहाँ पर नाम बदलने की बात हुई है तो याद होगा पिछली साल झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया था और नाम बदलकर महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इसका नाम कर दिया गया था। इसके अलावा आपको और भी कई सारे नाम पता होंगे, जैसे बनारस का मंडुवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया था, बताइए ज़रा कमेंट कॉलम में। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एयरपोर्ट का नाम बदल गया था और महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा ये बताइए संभाजी मार्ग किस एक जगह का नाम पड़ा था? बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है दिसंबर 2022 में UPI लेन देन से, यानी बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए ये एक रामबाण न्यूज़ है। मैं डेली कुछ ऐसी न्यूज़ भी बताता हूँ जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ क्या है? दिसंबर 2022 में UPI लेन देन हुआ है 7.82 बिलियन से अधिक। UPI क्या होता है? सबसे पहले तो कुछ लोग के दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा। UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी जिस माध्यम से आज आप डिजिटल तरीके से लेन देन कर लेते हो ना, ये सब UPI के अंतर्गत ही आता है। जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, फ़ोन पे है, सारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के अंतर्गत ही आते हैं। तो UPI ने वर्ष 2022 की समाप्ति एक उच्च स्तर के साथ ही, क्योंकि लेन देन की संख्या दिसंबर में रिकॉर्ड 7.82 बिलियन तक पहुंच गई है और कुल 12.82 ट्रिलियन रुपए हो गई है, जो कि एक उच्च स्तर का रिकॉर्ड है। नवंबर की तुलना में दिसंबर में UPI लेन देन की मात्रा में 7.12% की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान लेन देन की मात्रा में 7.73% की वृद्धि करी गई। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए कमेंट कॉलम में कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताइए। ये बताइए UPI का प्रमुख कौन है हमारे भारत में इस टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा GST कलेक्शन कितना रहा था? अभी मैंने आपको कल की ही न्यूज़ में बताया था। बताइए जरा दिसंबर महीने में GST कलेक्शन कितना रहा था? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। हम बढ़ेंगे अगली न्यूज़ पर, लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन रहेगा। क्या आप जानते हैं जितने भी UPI होते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं NPCI के अंतर्गत आती हैं? NPCI क्या होता है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। कौन है इसके हेड वर्तमान समय में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर करिए। बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हमारे देश की एक लड़की से। तो हमारे देश की लड़कियां बहुत ज़्यादा नाम अव्वल कर रही हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो या फिर कुछ भी हो। तो कैप्टन शिवा चौहान से न्यूज़ है। कौन है ये? तो कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में
परिचालन के लिए तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। तैनाती से पहले बात करें शिवा चौहान की, तो भारतीय सेना के अन्य अधिकारियों के साथ सियाचिन बैटल स्कूल में 1 महीने का कठोर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। कैप्टन शिवा के नेतृत्व में सैंपर्स की टीम को 3 महीने के लिए पोस्ट पर तैनात किया जाएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश की महिलाएं जो भी करती हैं, जो भी नए नए कारनामे करती हैं, वो पिछले कुछ समय से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और क्यों ना पूछे जाए, क्योंकि हमारे देश की लड़कियों ने काम ही ऐसे किए हैं। आप खेल क्षेत्र में देखिए, तो खेल क्षेत्र में कई ऐसे नाम आपको दिखेंगे, जैसे पीवी सिंधु दिखेगी, मीराबाई चानू दिखेंगी, एमसी मैरी कॉम आपको दिखेंगी, साक्षी मलिक दिखेंगी, विनेश फोगट दिखेंगी, निकहत जरीन दिखेंगी। ऐसे तमाम सारे नाम दिखेंगे जिन लड़कियों ने देश का नाम बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक ले गई। इसके अलावा कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने देश का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया है। आपको नाम याद होगा सृष्टि गोस्वामी। इन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई करी थी कि इनको उत्तराखंड का एक दिन का गृह मंत्री बना दिया गया था, आपको पता होगा, हालांकि न्यूज़ कुछ पुरानी है। इसके अलावा कैप्टन शिवा चौहान, जिनको सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनाया गया। इसके अलावा कुछ और नाम है, जैसे शिवांगी सिंह। बताइए जरा, ये किस एक सेना में शामिल करी गई थी? कैप्टन शिवांगी सिंह किसी सेना में शामिल करी गई थी? जरा कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है गृह मंत्रालय से। तो क्या है न्यूज़ गृह मंत्रालय से? आइए ध्यान से देखते हैं। गृह मंत्रालय ने किया है लद्दाख में भूमि नौकरियों की सुरक्षा के लिए समिति का गठन। लद्दाख राज्य से न्यूज़ है। गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति जो है लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और इसके सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसकी अनूठी संस्कृति और भाषा की रक्षा के उपायों पर चर्चा करेगी। 17 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। तो इंपॉर्टेंट केवल 2 चीजें हैं। पहला पॉइंट कि गृह मंत्रालय ने लद्दाख में भूमि नौकरियों की सुरक्षा के लिए समिति को बनाया है, और दूसरा पॉइंट कि 17 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। बाकी आपको कुछ और भी नहीं याद रखना है। न्यूज़ मैं आपको बता देता हूं, किस न्यूज़ में ज़्यादा डिटेल में जाना है मैं उस न्यूज़ में ज़्यादा डिटेल में जाता हूं, और जिस न्यूज़ को केवल वन लाइनर फॉर्म में पढ़ता है उस न्यूज़ को केवल वन लाइनर फॉर्म में ही पढ़ना होगा। ठीक है। लद्दाख की बात करें तो जम्मू कश्मीर से कटकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना था। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए थे। ये मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ और आप ये जानते भी हैं। ठीक है। तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज़ में क्या है खास। अगली न्यूज़ है रक्षा मंत्री साहब से। तो अभी हम लोगों ने गृह मंत्री की बात करी थी। अच्छा चलिए ये तो बताइए गृह मंत्री कौन है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। गृह मंत्री इस समय अमित शाह जी है। अब रक्षा मंत्री की बात हुई है तो ये राजनाथ सिंह जी हैं। रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में जो सियोम पुल का उद्घाटन किया है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था, यानी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अलांग यिकियोनंग रोड पर सियोम ब्रिज एक 100 मीटर क्लास 70 स्टील आर्क सुपर स्ट्रक्चर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के साथ ऊपरी सियांग जिले, तूतिंग और यिकियोंग क्षेत्रों के आगे के क्षेत्रों में सैनिकों और भारी उपकरणों को तेजी से शामिल करने की सुविधा प्रदान करेगा। बस आपको केवल इतना याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया गया है माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा। अब रक्षा मंत्री आए हैं तो जरा बताते जाइए कि वर्तमान समय में वाटर रिसोर्स मिनिस्टर यानी जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है। इसके अलावा ये भी बताइए संस्कृति मंत्रालय के मंत्री इस समय में कौन है और खेल मंत्री कौन है। तो ये तो आप सभी को पता होगा, अनुराग ठाकुर है। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ और BRO के बारे में जान लेते हैं कि आखिर BRO क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है BRO की। अभी मैंने आपको बताया BRO के बारे में, यानी सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कठिन और दुर्गम क्षेत्रों को संपर्क प्रदान करने के लिए सड़क निर्माण में लगा हुआ है। इसका गठन 1960 में करा गया था। क्यों? सड़क निर्माण के लिए। ठीक है। 2015 से रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में लगातार कार्य भी कर रहा है। प्रासंगिक परियोजनाएं कौन कौन है? तो अटल सुरंग है, अटल सेतु है, कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु है। ये सारी इनकी परियोजनाएं हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है। BRO मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क में भी विकसित करता है। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। तो चलो कमेंट कॉलम में जल्दी से बौछार कर दो इस आंसर की
कि बीआरओ के वर्तमान में हेड कौन है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हेड का नाम जल्दी से बताइए। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ और देखते हैं अगली न्यूज़ में क्या है खास। अगली न्यूज़ है हमारी राष्ट्रपति जी से, यानी द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी ने जयपुर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है। तो राष्ट्रपति जी ने राजभवन जयपुर में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया पार्क संविधान की यात्रा को इसके निर्माण से लेकर इसके कार्यान्वयन तक मूर्तियों और पैनल वाले कांच पर चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जी ने जयपुर में संविधान उद्यम का उद्घाटन किया है। अच्छा, क्या आपको पता है हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था? अगर आपको पता है तो जरा कमेंट कॉलम में बताइए कि कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन लगे थे, क्योंकि ये क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में आता है। ऐसे ही पूछा जाता है कि कितना समय लगा था, तो आपको एक एक साल, एक एक महीना और एक एक दिन रटना पड़ेगा। अगर बात करें संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संविधान का तो पूरा मसौदा उन्होंने तैयार ही किया था, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ यानी आज की आखिरी न्यूज़ है। क्या है आखिरी न्यूज़? हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है चाइना। तो ये सारे काम चाइना बहुत तेज़ी से कर रहा है। ठीक है, चाइना एक ऐसा देश है जो कोरोना भी तेज़ी से फैला लेता है और नई नई चीज़ों को भी शुरू कर लेता है। आपको पता है कोरोना एक ऐसा वायरस है जो चाइना ने ही फैलाया था। अब चाइना ने हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करके एशिया का पहला देश बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट। चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। तो पहले कौन था? जर्मनी पहला ऐसा देश था जिसने सितंबर 2022 में ही हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करी थी। जब सितंबर की न्यूज़ मैंने आपको पढ़ाई थी ना, तो ये न्यूज़ मैंने पढ़ाई थी, मुझे आज भी याद है कि जर्मनी पहला ऐसा देश बना था जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करी थी। तो चाइना ने सोचा मैं ही क्यों पीछे रहूं, चाइना ने भी ऐसी ट्रेनें बना डाली जो एशिया का पहला देश बन गया है और विश्व का दूसरा ऐसा देश बन गया है। ठीक है, चीनी ट्रेन की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह बिना ईंधन भरे 600 किलोमीटर तक चल सकेगी। फ्रांस की कंपनी एल्स्टाम द्वारा विकसित जर्मन ट्रेन ने बिना ईंधन भरे 1175 किलोमीटर की दूरी तय करने का रिकॉर्ड बनाया था। यानी अभी चाइना जो है दूसरे नंबर पर है। ठीक है, बात करें यहाँ पर कुछ चाइना के बारे में, तो चाइना की क्या है राजधानी, कौन है राष्ट्रपति, आइए इन पर थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। यह सभी एशियाई देशों में सबसे बड़ा है और दुनिया के किसी भी देश की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी है। अच्छा, एक रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले आई थी जिसमें बताया गया था कि भारत बहुत ही जल्द चाइना को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, यह पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का लगभग 1/14 हिस्से को कवर करता है और 33 प्रशासनिक इकाइयां सीधे केंद्र सरकार के अधीन है। सरकार के प्रमुख प्रीमियर ली केकियांग है, राजधानी बीजिंग है, मुद्रा है चीनी युआन रिनमिंबी और देश के प्रमुख हैं राष्ट्रपति जी शी जिनपिंग। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। आपको सेशन कैसा लगा? अगर आपको सेशन पसंद आया है तो 3 काम करने आपको नहीं भूलने हैं। पहला, वीडियो को लाइक जरूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग गाइस। ठीक है, और यहाँ तक आ गए हो आप तो आपको सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही लेना है, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से रोज सुबह 6 बजे करंट अफेयर, शाम को इस समय एक नई क्लास मैंने शुरू करी है, देख सकते हैं आप, उसका थंबनेल मैंने यहाँ पर दे रखा है आपको, तो जा करके इस क्लास को देख सकते हैं। एसएससी, पीएससी, रेलवे, बैंक, एसआई सारे एग्जाम के लिए क्लास बहुत ज़रूरी है, जो कि कल मैंने करी हुई थी। मैथ्स की ज़बरदस्त क्लास जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।